जैसे कि एक कार है, वो विरामावस्था में है। वो विरामावस्था में जैसे ही हम उसको गति देते हैं उस कार को, और वो कार गतिशील में आ जाता है। गतिशील में जब आ जाता है तो जब कोई भी वस्तु मतलब कोई भी वाहन या फिर कोई भी पिंड जब गतिशील में आ जाता है तो वो दूरी तय करता है, कुछ न कुछ दूरी तय करता है। लेकिन अभी तक हम लोग गति पढ़ रहे थे और दूरी पढ़ रहे थे और विस्थापन पढ़ रहे थे। वो कार गति कर रहा है मतलब दूरी तय कर रहा है। जब दूरी तय कर रहा है तो उस गति मतलब उस कार का गति का दर क्या है, अर्थात दूरी तय कर रहा है तो उस कार का गति की दर क्या है, हम इसे कैसे पता कर सकते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के वाहन हैं, जैसे साइकिल, बस, कार, साइकिल, ऑटो आदि, ये विभिन्न प्रकार के वाहन हैं। ये सभी गति करते हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इस कार के द्वारा, बस के द्वारा, साइकिल के द्वारा गति की दर क्या है। गति तो कर रहा है लेकिन उस गति की दर क्या है। अभी तक हम गति की दर को बताने में असमर्थ है, क्योंकि गति की दर को बताने के लिए एक राशि जिसका नाम है चाल, जैसे कोई भी बस हो, साइकिल हो, वो कोई तीव्र गति करता है, मतलब कोई धीमी गति करता है तो कोई तेज़ गति करता है। बस तेज़ गति करता है तो साइकिल धीमी गति करता है। तो हम उसकी गति की दर को कैसे पता कर सकते हैं। उसकी गति की दर को पता करने के लिए उस बस के द्वारा प्रति एकांक समय में, मतलब कोई भी बस हो, साइकिल हो, उस बस के द्वारा प्रति एकांक समय में उसके द्वारा तय की गई दूरी जो भी हो, उससे हम उसकी गति की दर को पता कर सकते हैं। मतलब दूरी के साथ जब चाल को हम दूरी के साथ जब हम समय को जोड़ते हैं तो हमें चाल प्राप्त होता है। जैसे रमेश अपने स्कूल जाता है, रमेश स्कूल जाता है और रमेश का घर से स्कूल 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 3 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये जो रमेश जो बस से स्कूल जाता है, उस बस का जो दर है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब 1 घंटा में रमेश को स्कूल पहुंचा देता है बस। और वो बस की जो स्पीड है, उस बस की जो चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में वो 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बस की चाल क्या होगी, 1 घंटा, मतलब बस कितने स्पीड से चल रहे, 1 घंटा में वो 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। चाल मतलब स्पीड, यही होता है स्पीड, चाल। जब किसी भी वस्तु के द्वारा प्रति एकांक समय में जब उसकी स्पीड चाल पता हो जाती है तो उस वाहन की गति की दर को हम
जान सकते हैं वह तीव्र चल रही है या फिर धीमी चल रही है। मान के चलो रमेश का घर जो है, रमेश स्कूल जाता है, वो उस 3 किलोमीटर की दूरी पर है और उसकी बस 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। यहाँ क्या हो रहा कि बस जो है 1 घंटा में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 3 किलोमीटर की दूरी पर उसका स्कूल है अभी। तो बस की जो चाल है वो 1 घंटा में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और 3 किलोमीटर की दूरी, मतलब 3 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। 3 किलोमीटर की दूरी पर है, 1 घंटा में वो उसकी बस 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो मतलब 1 घंटा में वो 1 किलोमीटर चलता है और 3 घंटे में रमेश को स्कूल पहुंचा देता है। मतलब रमेश की बस की जो चाल है, स्पीड है, वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब किसी भी वस्तु जो प्रति एकांक समय में, मतलब किसी भी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी ही उसका चाल कहलाता है। अभी थोड़े मतलब पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे थे दूरी, कि दूरी कोई भी दिशा में हो सकता है। पथ की कुल लंबाई ही दूरी कहलाता है। किसी भी पथ में चलो, उसकी जो लंबाई है वही दूरी होता है। बस दूरी के साथ समय को जोड़ देना ही चाल मिलता है। उस समय समय नहीं दे रहे थे हम लोग, दूरी बस इतना दूरी तय करना है, किसी भी रास्ते में पथ की लंबाई को तय करना था, लेकिन उसके लिए कोई समय नहीं था। उसकी जो गति की दर था वो हमें नहीं पता था, लेकिन चाल में वो हमें पता चल जाता है कि वस्तु धीरे चल रहा है या तीव्र चल रहा, धीमी चल रहा है वो या मंद गति से वो गति तय कर रहा है या फिर तीव्र गति से वो गति कर रहा है। मतलब किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में जो तय की गई दूरी है, उस वस्तु की ही वो चाल कहलाता है। उदाहरण के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि एक कार 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति कर रही है, मतलब चल रही है। तो कार 1 घंटे में 5 किलोमीटर की चाल से चल रही है, तो 5 घंटे में वो कितना दूरी तय करेगा। 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 5 घंटे में वो 25 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। मतलब कार जो है, कार का चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा में वो 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। समय के साथ हम दूरी को जोड़ते हैं तो वो चाल निकलता है। चाल एक अदिश राशि है, क्योंकि चाल एक दूरी ही होता है। दूरी को ही समय के साथ जोड़ने पर चाल मिलता है और दूरी एक अदिश राशि होता है। दूरी के लिए कोई दिशा नहीं होता, वो किसी भी दिशा में, उत्तर पश्चिम
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किसी भी दिशा में वो चली गई पथ की कुल लंबाई ही दूरी होती है। और दूरी के साथ जब भी हम समय को जोड़ते हैं तो चाल मिलता है। दूरी हम किसी भी दिशा में तय कर सकते हैं, किसी भी दिशा में, उसके लिए कोई डायरेक्शन का होना जरूरी नहीं है। इसलिए चाल भी एक क्या है, चाल भी एक अदिश राशि, क्योंकि चाल भी एक दूरी ही होता है। बस इसमें बस इतना ही डिफरेंस है कि दूरी के साथ हम समय को जोड़ते हैं। दूरी तय करने के लिए उस समय हम समय को कोई इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे थे, लेकिन जब चाल के लिए समय का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए चाल भी एक अदिश राशि है। चाल हमेशा एक धनात्मक ही होता है, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होता है। और चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। वेग को इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी। वेग जब हम विस्थापन के साथ चाल मतलब स्पीड, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ रहे थे, चाल मतलब स्पीड, वेग मतलब वेलोसिटी। दूरी के साथ जब हम समय को जोड़ते हैं तो हमें चाल मिलता है, और विस्थापन के साथ जब हम समय को जोड़ते हैं तो वेग मिलता है। दूरी क्या पढ़ रहे थे? दूरी किसी भी पथ की कुल लंबाई ही दूरी होता है, और विस्थापन के लिए एक निश्चित डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी होता है। जब निश्चित डायरेक्शन के साथ और निश्चित दूरी के साथ जब समय को जोड़ते हैं तो वेग मिलता है। जैसे ए कोई व्यक्ति है और वो किसी भी दिशा में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में वो पथ में चल कर आता है। पूरब की ओर 3 किलोमीटर, पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर और दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर वह पथ में चल कर आता है, तो इसका दूरी क्या हो जाएगा? 12 किलोमीटर। टोटल दूरी इसका हो जाएगा 12 किलोमीटर। इसके लिए दिशा का होना कोई ज़रूरी नहीं है। दूरी का मतलब किसी भी पथ में चला गया, कुल लंबाई दूरी होता है। जब भी हम दूरी के साथ समय को जोड़ देते हैं तो हमें चाल मिल जाता है, और जब भी हम विस्थापन के साथ समय को जोड़ देते हैं तो हमें वेग मिल जाता है। अब वेग प्लस समय, मतलब नहीं, विस्थापन प्लस समय, विस्थापन के साथ समय को जोड़ देते हैं तो वेग मिलता है। जैसे एक कोई बंदा है और पूरब की ओर 5 किलोमीटर, पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर, दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर की पथ की लंबाई पर वो चलता है, और पथ की कुल लंबाई हो जाता है उसका 15 किलोमीटर। इसका दूरी हो गया 15 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। वो चारों दिशाओं में वो चल कर आता है, और वो उसका दूरी टोटल हो जाता है 15 किलोमीटर। पथ की कुल लंबाई हो जाता है 3 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर इक्वल टू 15 किलोमीटर।
वही हो जाता है इसका 15 किलोमीटर। दूरी ही एक प्रकार का चाल होता है, लेकिन दूरी दूरी में जैसे दूरी दूरी तब तक था जब हम उसके साथ समय को नहीं डिफाइन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही दूरी के साथ हम समय को जोड़ दिए, समय को लगा दिए, तो हमें चाल मिल गया। सेम उसी प्रकार दूरी के लिए किसी दिशा का होना जरूरी नहीं था, लेकिन विस्थापन के लिए निश्चित दिशा और निश्चित दूरी का होना बहुत जरूरी है। जब निश्चित दिशा और निश्चित समय के साथ हम समय को जोड़ देते हैं तो हमें वेग मिलता है। चाल के लिए कोई दिशा नहीं होता, लेकिन वेग के लिए निश्चित दिशा और निश्चित दूरी का होना बहुत जरूरी हो जाता है। निश्चित दिशा निश्चित दूरी का होना निश्चित दिशा और निश्चित दूरी का होना बहुत जरूरी है। चाल एक अदिश राशि है, क्योंकि हम दूरी में पढ़ रहे थे कि दूरी के लिए कोई डायरेक्शन का जरूरी नहीं होता, बस दूरी ही चाल होता है। लेकिन इसके साथ हम समय को जोड़ देते हैं, और चाल के लिए भी कोई डायरेक्शन का होना जरूरी नहीं होता। ये किसी भी दिशा में गति कर सकता है, किसी भी दिशा में गति कर सकता है, दूरी तय कर सकता है। बस उसके लिए अनिवार्य है कि प्रति एकांक समय में उस वस्तु के द्वारा गति की दर क्या है। और विस्थापन हमेशा सदिश राशि होता है। चाल जो होता है, चाल हमेशा वेग से बड़ा होता है, और कभी कभी बराबर भी होते हैं, क्योंकि दूरी और विस्थापन कभी कभी दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा होता है, लेकिन कभी कभी बड़ा होता है। विस्थापन ही वेग है, बस उसके साथ समय को जोड़ देना ही वेग बन जाता है। तो विस्थापन धनात्मक धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, क्योंकि विस्थापन भी हमेशा धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। चाल हमेशा धनात्मक और शून्य हो सकता है। चाल शून्य कब हो सकता है? जब वस्तु स्थिर हो, वह गति ही ना कर रहा हो, तो इस कंडीशन में चाल क्या हो जाता है? चाल शून्य हो जाता है। चाल ऐसे हमेशा धनात्मक रहता है, लेकिन कभी कभी चाल शून्य हो जाता है। जब वस्तु स्थिर हो, गति ही ना किए हो, तो उस समय वस्तु की चाल शून्य हो जाएगा। वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, और चाल का भी मात्रक मीटर पर सेकंड ही होता है। वेग दो प्रकार के होते हैं, एक प्रारंभिक वेग वेलोसिटी, दो प्रकार के होते हैं। इनिशियल वेलोसिटी
इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है प्रारंभिक वेग और फाइनल वेलोसिटी का मतलब होता है अंतिम वेग। ये प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग क्या होता है? प्रारंभिक वेग का मतलब जब वस्तु चलना चालू करती है तो इसका वेग कितना है, और अंतिम वेग का मतलब वो कितना वेग प्राप्त कर चुका है। कभी कभी क्वेश्चन में वेग, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग नहीं दिया रहता है। इस कंडीशन में जीरो लेना होता है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। इसके लिए एक ट्रिक है, जिसे प्रारंभिक वेग जीरो हम कब लें और अंतिम वेग जीरो हम कब लें। प्रारंभिक वेग के लिए जीरो क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ रहता है कि वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है या फिर वस्तु रुकी हुई थी, अब थोड़ी देर में चलना प्रारंभ की है, मतलब चल नहीं रही है। अगर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि इतना वेग से वस्तु चल रही है तो हम उसका प्रारंभिक वेग वो ले सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में साफ क्लियर हो कि विरामावस्था से चलना प्रारंभ की है या फिर वस्तु रुकी हुई थी चलना प्रारंभ कर रही है, तो प्रारंभिक वेग हम हमेशा जीरो ले